नमस्कार आप सभी को। सोशल साइंस की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 सोशल साइंस मीनिंग स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो लास्ट क्लास में हमने सोशल साइंस का मीनिंग ढूंढ लिया था, यानी हमने सोशल साइंस की एक डेफिनेशन बना ली थी और हमने देख लिया था व्हाट ऑल पोर्शन इज़ कवर्ड अंडर सोशल साइंस। मगर क्लास की शुरुआत में मैंने आपको एक टास्क दिया था। उस टास्क में मैंने सोशल साइंस की एक डेफिनेशन को एक इक्वेशन के तौर पे लिख दिया था। तो ये इक्वेशन था ह्यूमन रिलेशन प्लस सोशल इंस्टीट्यूशंस गिव राइज टू सोशल साइंस। तो ये हमने डेफिनेशन को ही इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया था, मगर क्वेश्चन था कि व्हाट एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन दिस इक्वेशन, यानी सोशल साइंस को सब्जेक्ट बनाने में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मदद करती है। तो इसका आंसर है ह्यूमन क्यूरियोसिटी। इनफैक्ट सोशल साइंस ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए ह्यूमन क्यूरियोसिटी सबसे बड़ी नीड होती है। सोशल साइंस में भी हम देखते हैं आजकल कि लगातार नए सब्जेक्ट्स ऐड होते जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट इसलिए ऐड होते जा रहे हैं क्योंकि ह्यूमन क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, नई चीज़ों को जानने की, नई डिस्कवरीज हो रही हैं। और यही केस सारे सब्जेक्ट के साथ है। ऐसा नहीं कि सोशल साइंस के साथ ही ऐसा हो रहा है, नहीं, आप फिज़िक्स में देख लीजिए, लगातार नई डिस्कवरीज हो रही हैं। क्वांटम फिज़िक्स एंड अदर काइंड ऑफ फिज़िक्स आर आल्सो बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। इसके बाद केमिस्ट्री में भी हम देखते हैं कई तरीके की केमिस्ट्रीज ऐड हो रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने स्कोप लास्ट टाइम कवर कर लिया था और इसी बात पर जमील भाई ने कहा था कि थ्योरी तो बहुत हो गई, लेट्स मूव टू द एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइंस इन रियल लाइफ एप्लीकेशन पे ध्यान देना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हम इसे 4 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला है सोशल साइंस एंड सोसाइटी, सोशल साइंस एंड एनवायरनमेंट, सोशल साइंस एंड इकोनॉमी एंड सोशल साइंस एंड गवर्नेंस। तो सोशल साइंस एंड सोसाइटी, लास्ट टाइम हमने देखा था हिस्ट्री और सोसाइटी में बहुत बड़ा रिलेशन है। और वो रिलेशन इसलिए है क्योंकि आज हमारी सोसाइटी जो भी है वो हमारी हिस्ट्री का ही परिणाम है। जैसे कि हमारे हमारा जो एजुकेशन सेटअप है वो इंग्लिश ओरिएंटेड है, यानी हम इंग्लिश में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ ज़्यादातर इंग्लिश में है। वो इसलिए है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हम पर 200 सालों तक राज किया है। दूसरा, हमारा जो पूरा समाज है ये कास्ट में बटा हुआ है। आपको पता ही है कई तरीके की कास्ट हैं हमारे यहाँ पे। वो इसलिए हैं क्योंकि हिंदू सोसाइटी ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज, महाजनपदा पीरियड में वहाँ पे कई सारी कास्ट इंट्रोड्यूस हो गई थी। तो इसीलिए जो आज का सेटअप है, अगर हमें इसे समझना है तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें हिस्ट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हिस्ट्री हमें बताएगी कि आज जो स्थिति है वो क्यों हुई थी। तो इसीलिए हिस्ट्री हमें कैसे मदद करेगी? हिस्ट्री हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग सोशल इश्यूज सच एज डिस्क्रिमिनेशन, प्रीजुडाइज एंड सोशल एक्सक्लूजन। तो लगभग ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमें पता है डिस्क्रिमिनेशन ही प्रीजुडाइज को जन्म देता है, और जब हम प्रीजुडाइज हो जाते हैं तो हम सोशल एक्सक्लूजन करने लगते हैं, यानी हम उस इंसान को, उस चीज़ को अपने से दूर करने लगते हैं। और ये एक तरीके का बहिष्कार, हिंदी में जो हम कहते हैं, हम बहिष्कार करने लगते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसके रूट कॉज को पता करना। जैसे फिर से हम कास्ट का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो कास्ट सिस्टम हमें पता है पुराने समय से चलता आ रहा है। तो वहाँ पे कई कास्ट को अनटचेबल्स भी माना जाता था। तो उसका अगर आपको उसे एलिमिनेट करना है अनटचेबिलिटी को, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको हिंदू स्क्रिप्चर्स को फिर से रेफ़र करना पड़ेगा। आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, वहाँ पे हिंदू स्क्रिप्चर्स दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। क्या वाकई में जो कहा जा रहा है कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में डिस्क्रिमिनेशन होता था, या जो भी
कंडीशन थी वो आपको देखना पड़ेगा, और फिर आप आके लोगों को बता सकते हैं कि नहीं, इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी, सब बराबर थे, जो भी था वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। जैसे कि क्लास में होता है, कई बार झगड़ा हो जाता है। मान लीजिए अगर आपका झगड़ा हो गया, टीचर आके आपको कह दे कि चुप रहो, मैं तुम्हें नहीं सुनना चाहती, जो भी हुआ है अगली बार नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा? आप डिससेटिस्फाइड फील करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि हाँ, मैं इस चीज़ को किसी और तक लेके जाऊं। फिर आप दूसरे टीचर के पास लेके जाएंगे। अगर वो आपसे पूछते हैं कि हाँ क्या हुआ था, अच्छा आपने इनको ये कहा था, आपने उनको वो कहा था, अगर वो उस रूट को ढूंढ लेते हैं, ठीक है नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए या फिर इसको इस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, तो आप सेटिस्फाइड फील करेंगे और आपके मन में जो वो एक घृणा है वो शांत हो जाएगी। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम रूट कॉज को समझें और फिर उसको एलिमिनेट करें। तो उसको हमें ख़त्म करना है रूट कॉज को समझ के। तो इसीलिए हिस्ट्री क्या करती है, हमारी मदद करती है टू प्रमोट इक्वालिटी, इंक्लूजन एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल। इसके बाद आता है एनवायरनमेंट। देखिए, एनवायरनमेंट कंसर्न एक बहुत बड़ा कंसर्न है ह्यूमंस के लिए। लगातार चीज़ें बदलती जा रही हैं और ऑब्वियसली एक बड़ा कारण हम खुद ही हैं इन चीज़ों के लिए, मगर फिर भी हमें ये समझना होगा कि हमारी एक्टिविटीज़ कैसे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। तो हाउ ह्यूमन एक्टिविटी इफ़ेक्ट द एनवायरनमेंट। क्योंकि अगर हमें वही बात है, अगर आपको रूट कॉज ही नहीं पता होगा, मान लीजिए CO2 एमिशंस का सब, जैसे इंडिया में CO2 एमिशंस को छोड़ देते हैं अभी, मान लीजिए इंडिया का सबसे बड़ी प्रॉब्लम CO2 एमिशन नहीं है। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी, स्पेशली नॉर्थ इंडियन रीजन में, दिल्ली के आसपास, हमारा है पार्टिकुलेट मैटर्स। अब ये पार्टिकुलेट मैटर्स किस तरह से आते हैं, ये कार स्पेशली जो व्हीकल्स हैं इनसे एमिट होते हैं, और जो थर्मल पावर प्लांट हैं। गवर्नमेंट इसीलिए आपने देखा होगा कर्ब करने की कोशिश करते हैं कि आप ई व्हीकल यूज़ कीजिए, डीजल व्हीकल स्पेशली इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डीजल व्हीकल जो हैं वही सबसे बड़ा कॉज है पार्टिकुलेट मैटर के एमिशन में। इसीलिए आपने देखा होगा दिल्ली में क्या करते हैं, डीजल व्हीकल के एंट्री पे बैन लगा दिया जाता है जनरली, और वहाँ पे सिर्फ बोला जाता है कि CNG व्हीकल्स आने चाहिए या फिर पेट्रोल व्हीकल। लास्ट टाइम तो अभी दिसंबर में दिल्ली में इवन पेट्रोल व्हीकल्स भी अलाउड नहीं थे, सिर्फ CNG व्हीकल्स और ई व्हीकल्स अलाउड थे आउटसाइड स्टेट से। तो वो इसीलिए थे क्योंकि हमें रूट कॉज पता चल गया है हमारी प्रॉब्लम का। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इम्पॉर्टेंट है समझना और उसको एलिमिनेट करना। सो वी कैन प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट आवर प्लानट। तो ये जानना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चले एटलीस्ट एक्शन क्या लेना है। मान लीजिए अभी वही इंडिया की बात करते हैं कि प्रॉब्लम है हमारी पार्टिकुलेट मैटर, हम काम कर रहे हैं CO2 एमिशंस पे, तो क्या उसका बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि समस्या वहीं की वहीं बनी रहेगी। तो हमें समस्या को समझना है और उसका समाधान ढूंढना है। सोशल साइंस एंड इकोनॉमी। ऑब्वियसली इकोनॉमी तो हमने डेफिनेशन में भी देखा था, यहाँ पे डेफिनेशन में देखा था, मैं आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ फिर से। इट एक्सप्लेन्स हाउ पीपल इन सोसाइटी मैनेज रिसोर्सेस। और रिसोर्सेस की तंगी तो हमें हर जगह नज़र आ ही रही है, दुनिया भर में होड़ लगी हुई है। आप चाइना देख लीजिए, चाइना अपने रिसोर्सेज बेच बेच के, स्पेशली रेयर अर्थ मटेरियल को बेच बेच के वो अपना काम चला रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। तो जो, और लगातार इस बात पे ये भी चर्चा चलती रहती है कि रेयर अर्थ मटेरियल्स को चाइना जिस तरीके से कंट्रोल कर रहा है तो उसकी मोनोपोली आ जाएगी। तो रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उनका मैनेजमेंट उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो गवर्नमेंट्स हैं वो लगातार इसी चीज़ पे काम करती रहती हैं कि कैसे भी जो रिसोर्सेस हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि लोगों की जो लाइफ की क्वालिटी है
उसको इम्प्रूव किया जा सके। क्योंकि देखिए अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कर देते हैं तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव नहीं करता है, क्योंकि फिर वहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके जो पॉल्यूशन रिलेटेड एस्पेक्ट सामने आ जाएंगे। तो हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। तो उसका जो समाधान है वो इम्पॉर्टेंट होता है, और वो आंसर हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है इकोनॉमिक्स से। सो वी कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर ए बेटर एंड स्ट्रॉन्गर सोसाइटी। तो स्ट्रॉन्गर सोसाइटी तभी होगी जब एक बैलेंस्ड ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया तो हमारी ग्रोथ हो गई, नहीं। हमें ये भी देखना है कि पॉल्यूशन जो है वो लोगों तक ना पहुँचे, क्योंकि हेल्थ को भी मैनेज करना है। क्योंकि अच्छी हेल्थ होगी तो ही आप उस डेवलपमेंट का मज़ा ले सकते हैं, नहीं तो फिर वो मज़ा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए बाहर तो आपको बहुत कुछ है, थीम पार्क्स खुल रहे हैं और मेट्रो चल रही है, मगर आप उस मेट्रो में बैठने लायक ही नहीं है तो उस मेट्रो का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए हमें हेल्थ और ये दोनों चीज़ों को देख के आगे बढ़ना है। इसके बाद है सोशल साइंस एंड गवर्नेंस। देखिए गवर्नेंस तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि बाकी सारे जो हम फैक्टर यहाँ देख रहे हैं, चाहे आपको एनवायरनमेंट से लड़ना हो तो भी आपको किस लिए चाहिए, बेटर गवर्नेंस चाहिए। सरकारें लोगों को बताएंगी क्या करना है, तो गवर्नेंस इफ़ेक्टिव होना चाहिए। इसी तरीके से इकोनॉमी, रिसोर्स एलोकेशन किसकी जिम्मेदारी है? मॉडर्न सोसाइटीज़ में ये काम गवर्नमेंट्स करती हैं। गवर्नमेंट्स बताती हैं कि हाँ इस तरीके से मैनेज होना चाहिए, ये चीज़ इस तरीके से यूज होनी चाहिए। तो जो गवर्नमेंट के डिसीज़न हैं वो जस्ट, फेयर एंड अकाउंटेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो चाहे कर दे, जो चाहे बोल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील करी थी सबसे कि हमें 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है? क्योंकि इससे हमारा जो इम्पोर्ट है उसका पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमारे जो रुपी है, जो हमारा पैसा है, उसकी वैल्यू लगातार घटती है। अब ऐसे में क्या ये अपील सही थी या नहीं थी, हम ये कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से नहीं कहा कि भाई ये पर्टिकुलर कास्ट आज से सोना नहीं खरीदेगी, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। या किसी धर्म के लोगों को नहीं कहा कि आज से ये धर्म वाले लोग सोना नहीं खरीदेंगे, नहीं। ये अपील उन्होंने सारे इंडियंस से की थी। तो ये चीज़ें बताती हैं कि हाँ, उनका ये जो रिक्वेस्ट थी वो एक जस्ट थी, फेयर थी, और रिक्वायर्ड थी सोसाइटी के लिए। क्योंकि अगर हमारे पैसे की वैल्यू लगातार घटेगी तो ये हमारे जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हैं उसके लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा, और इन्फ्लेशन जैसी चीज़ें सामने आएंगी। इंटरकनेक्शन बिटवीन सोशल साइंस। तो हम देखते हैं कि जो सोशल साइंस है वो इंटरकनेक्टेड भी है। ऐसा नहीं है कि सोशल साइंस में हिस्ट्री बिल्कुल अलग काम करती है, ज्योग्राफी बिल्कुल अलग काम करती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसीलिए कई चीज़ों हमें कई बार कई सब्जेक्ट को एक साथ अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम कि इफ़ आई आस्क यू ए क्वेश्चन कि व्हाट वाई सर्टेन एरियाज आर अंडर डेवलप्ड, वो अंडर डेवलप्ड क्यों है? तो इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा? पहले आप देखोगे कि भाई कोई हिस्टोरिकल फैक्ट तो नहीं है इस अंडर डेवलपमेंट के पीछे। क्या यहाँ पे हिस्ट्री से ही डिस्क्रिमिनेशन या किसी तरीके की चीज़ें हुई थी, पहले से ही गरीबी थी क्या? दूसरा आप देखेंगे क्या जोग्राफिकल फैक्टर यहाँ पे इनकी जो ग्रोथ है उसको इम्पैक्ट करते हैं। मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाका है, माउंटेन रीजन है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट पहुँचने में समय लगता है, क्योंकि आप जो इकोसिस्टम है वहाँ का उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, टेरेन उतनी सपोर्टिव नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए।
तो हमें वो सारे फैक्टर देखने होते हैं। फिर हमें पॉलिटिकल फैक्टर भी देखना होगा, क्या सरकारों ने इस जगह पे इन लोगों की मदद की थी या नहीं करी थी। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी होती हैं, देखनी होती हैं। तो इसीलिए जो सोशल साइंस है, इंटर कनेक्शन बिटवीन सोशल साइंस सब्जेक्ट भी देखने को हमें मिलता है। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन में वैसे तो हम देखते हैं कि क्लियर कट डिवीजन सब्जेक्ट्स में है, बट रियल लाइफ एप्लीकेशन में हमारे सामने कई ऐसे सवाल आ जाते हैं कि जिनका आंसर केवल एक सब्जेक्ट नहीं दे सकता। केवल हिस्ट्री उस चीज़ को नहीं डिफाइन कर सकता कि एक एरिया अंडर डेवलप्ड क्यों है या एक एरिया डेवलप्ड क्यों है। जैसे रिसोर्सेस एलोकेशन है, जैसे मान लीजिए अगर रिसोर्सेज को एलोकेट करना है तो वहाँ हमें भी देखना पड़ेगा गवर्नेंस किस तरीके की है, इकोनॉमिक, फिर उसके बाद आप इकोनॉमिक्स पे भी आ सकते हैं। तो मतलब देयर इज़ अ इंटर कनेक्शन बिटवीन सोशल साइंस सब्जेक्ट, एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं ये सब्जेक्ट। अब सोशल साइंस देखिए, किसी सोशल साइंस ही नहीं, किसी भी चीज़ के जो कंटिन्यूटी होती है उसके फंक्शनिंग में कुछ वैल्यूज़ होती हैं, यानी हम उन पे कुछ वैल्यूज़ पे चलकर ही उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया आज़ाद हुआ तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हमने कुछ बातें समझी, जैसे कि हमारे भगत सिंह, उनकी एक टेंशन थी कि भाई सत्ता तो अंग्रेज़ों से इंडियंस के पास आ जाएगी, मगर गरीब लोगों का क्या होगा। तो उन्होंने एक विचार दिया कि हाँ भाई सोशलिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए। इसी तरीके से कुछ लोगों का विचार था कि भाई ये चीज़ तो सही है मगर एजुकेशन सब तक पहुंचनी चाहिए, उसके बारे में सरकारों को कुछ करना चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो बी आर अम्बेडकर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर, उन्होंने और बाकी लोगों ने इन सारे जो वैल्यूज़ हमारे फ्रीडम फाइटर से आई थी उनको इस कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की कोशिश करी। और इसीलिए हम देखते हैं शुरुआती दिनों से ही हमारे सभी देशवासियों को वोटिंग राइट्स मिल गए थे पहले ही दिन से, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी गई थी। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ में कुछ लोगों को रिजर्वेशन दिया गया क्योंकि उनके साथ इतिहास में कुछ चीज़ें गलत हुई उनके साथ, वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये सारी चीज़ें किस पे बेस्ड हुई, वैल्यूज़ पे, कुछ वैल्यूज़ हमें जो मिली थी। इसी तरह से सोशल साइंस में भी हमारे पास डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी और इक्विटी, ये वो चार स्तंभ हैं जिन पर चलकर सोशल साइंस समाज को राह दिखाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये चार ही हैं, मतलब ये चार हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तो सारी चीज़ें तो चैप्टर में नहीं डाली जा सकती। तो फिलहाल हम इन चारों को देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन वैल्यूज़ से मदद क्या होती है, ये कुछ काम की हैं या नहीं हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी, तो इन ये जो डाइवर्सिटी है, अगर हम डाइवर्सिटी को एड्रेस नहीं करेंगे, अगर हम अपने जैसे लोगों को ही पसंद करेंगे, और मान लीजिए जैसे कि दिल्ली में कई बार हुआ है, नॉर्थ ईस्ट से आने वाले बच्चों को लगातार डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। उसके बाद हमारी दिल्ली पुलिस और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने बहुत एफर्ट लिए और अब जाके नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आराम से रह पा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो सोशल साइंस की वैल्यूज़ हैं उन्हें फॉलो करें, जैसे कि डाइवर्सिटी, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें, चाहे हम कितने भी डाइवर्स हों। कोई मान लीजिए किसी और तरीके के कपड़े पहन रहा है तो ये नहीं कि हम उस उसको चिढ़ाना शुरू करें या उसके साथ एक दूरी बना लें, नहीं, आप उनसे नॉर्मल बिहेव कीजिए, जैसा किया जाना चाहिए, जैसा आप बाकी लोगों के साथ करते हैं। और इंक्लूसिविटी, यानी उनको इंक्लूसिव करना है, हमें उन्हें अपना हिस्सा बनाना है। टू प्लान द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, अब यहाँ पे प्लानिंग का कैसे आया, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए प्लानिंग में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मान लीजिए हम आज ही दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों को इतना पॉल्यूटेड कर दें कि आने वाले जो पीढ़ी है वो वहाँ पे बीमारियों के साथ पैदा हो।
ऐसा नहीं करना है हमें। हमें ये ध्यान देना है कि चाहे जो भी हो, हमें एक ऐसा अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करके देना है फ्यूचर जनरेशन्स को, ताकि वो लोग भी इस जीवन का उतना ही लुत्फ़ उठा पाएँ जितना कि आज हम उठा रहे हैं। तीसरा है टू वैलिडेट द फेयरनेस ऑफ डिसीजन, रूल्स, लॉ एंड पॉलिसीज़। यानी जो डिसीजन ऊपर से आ रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था, जैसे प्रधानमंत्री ने हमसे कहा कि आप 1 साल के लिए कम से कम सोना ना खरीदें, तो हमें कैसे पता, उस मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं किसी से? नहीं, उन्होंने किसी विशेष जाति या किसी धर्म के लोगों से नहीं कहा कि आप सोना मत खरीदिए। उन्होंने ये सबसे अपील करी। तो ये बताती हैं, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि क्या वो जो डिसीजन है गवर्नमेंट का या हमारी जो रूल मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं, क्या उनके जो डिसीजन हैं वो समाज के हित में हैं या नहीं हैं। तो एक एक करके हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है डाइवर्सिटी। Diversity is not only about noticing the difference, it is about understanding and appreciate the role of each section in society. वही बात है कि हर एक का अपना इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में। हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर रिलीजन की ज़रूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर सेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। सभी को सभी चीज़ की ज़रूरत है। नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों का दिल्ली पे उतना ही हक है जितना दिल्ली वाले लोगों का है, या साउथ में आप जाएंगे तो नॉर्थ इंडियंस का वहाँ पे भी उसी तरीके का हक है जैसा साउथ इंडियंस का है। तो हम सभी एक हैं, साउथ इंडियंस का, नॉर्थ इंडियन, मतलब हर जगह हम सब एक ही हैं। और हमें इन चीज़ों का लगातार ध्यान रखना है, यानी हमें एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना है। मान लीजिए कई बार होता है कि साउथ इंडिया से कई बच्चे नॉर्थ इंडिया में पढ़ने आते हैं और उतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ आगे आएँ, उन्हें बताएं, अपनी लैंग्वेज से उनको फेमिलियर कराएं, और जितना हो सके भाई उनकी भी लैंग्वेज से कुछ वर्ड्स को अडॉप्ट कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नई चीज़ सीखने की हमेशा जिज्ञासा हमारे अंदर रहनी चाहिए। नेक्स्ट है इंक्लूसिविटी, हम साथ साथ हैं, यानी सबको साथ मिलके रहना चाहिए। क्रिएटिंग एनवायरनमेंट सो दैट ईच एंड एवरी पर्सन फील्स वेलकम एंड रेस्पेक्टेड। तो जैसा मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई स्ट्रगल कर रहा है आपकी सोसाइटी में रहने के लिए, जैसे कोई बच्चा दूसरी भाषा जानता है, वो यहाँ की भाषा नहीं बोल पा रहा है, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसके पास जाएं, उसे कंफर्टेबल करें, उसे अपनी भाषा से फेमिलियर कराएं, और हो सके तो उनकी भाषा भी सीखें। इसके बाद है सस्टेनेबिलिटी। ऑब्वियसली ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ही, क्योंकि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपना ह्यूमंस अपना रोल समझें धरती पर। तो हमें ये देखना होगा कि हम जल्दी से जल्दी कैसे नए ऑल्टरनेटिव्स पता कर पाते हैं चीज़ों को लेके। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट है, हमें सबको पता है कि वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, तो ये हमारी ड्यूटी हो जाती है कि हम एक अच्छी उसको पता करें, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव उसका ढूंढें। जैसे कि सोलार रूफटॉप इंस्टॉलेशन एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है थर्मल पावर प्लांट का, मगर कुछ उसमें दिक्कतें हैं, जैसे वो कॉस्टली है, लोगों को समझ नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें एक चैलेंज है, मगर हाँ, सरकारों को एफ़र्ट लेने चाहिए ताकि ये जल्दी से जल्दी चीज़ें दूर हों। चौथा है इक्विटी। यहाँ पे 2 टर्म होते हैं, आपको समझना होगा। एक होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब सब बराबर हैं। जैसे कि वोट करते वक्त हम सब बराबर होते हैं, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हम सबको एक ही लाइन में लग के वो वोट डालना है। तो ये क्या हो गई, इक्वालिटी। मगर इक्विटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ये बात करता है फेयरनेस इन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी तो देनी है ही सबको,
मगर कुछ लोगों को क्या है, आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे तो भी वो पीछे रह जाएंगे। वो क्यों पीछे रह जाएंगे? क्योंकि उनके जो शुरुआती चीज़ें थी, वो जो उनका हिस्ट्री है, उसकी वजह से वो लोग आपसे compete नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें एक एक्स्ट्रा पुश चाहिए, और उसी पुश को हम इक्विटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है, उस गरीब बच्चे के पास पढ़ने के पैसे नहीं हैं, मगर उसे भी मान लीजिए आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो क्या ये सही होगा कि उसके टैलेंट को हम ऐसे ही जाने दें? उसने भी आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, उसे आईआईटी में पढ़ना है, तो क्या हम उसके जो टैलेंट है उसको सिर्फ इसलिए वेस्ट जाने दें क्योंकि उसके पास पढ़ने के पैसे नहीं हैं? तो ऐसे में सरकार सामने आती हैं और उनको स्कॉलरशिप जैसी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, ताकि वो बच्चे भी उसी चीज़ को पढ़ सकें जैसा कि दूसरे पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो गरीब बच्चा हमेशा गरीब ही रह जाएगा, क्योंकि उसको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। तो इसी तरीके से हमारी सरकारों को मदद करनी होती है। और सेम हमें कास्ट सिस्टम में भी देखने को मिलता है। जो लोग पहले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, किसी भी वजह से ग्रोथ नहीं कर पाए थे, उनको हमारे संविधान ने रिजर्वेशन दिया है, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ सकें और वो लोग भी अपने जीवन को उसी तरह के से एंजॉय कर सकें जैसा हम और आप करते हैं। So all these values play a very important in solving problems like discrimination, unequal access to services and opportunities. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे मदद करती हैं हमें ये सारे जो सोशल इविल्स हैं इनसे फाइट करने में। अब कुछ चीज़ें जो हैं हम देख लेते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। सो एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइंस इन इंडियन सोसाइटी। देखिए यहाँ पर भी चीज़ें वही रहेंगी। अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि हिस्ट्री का समझ लेते हैं हम, अंडरस्टैंडिंग इंडियाज पास्ट फॉर मॉडर्न इंडिया। तो वही बात है, मॉडर्न इंडिया कैसे बनेगा? मॉडर्न इंडिया तभी बन पाएगा जब हम लोग कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे अपनी सोसाइटी से, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वालिटी। लोगों को इंक्लूसिव, लोगों को वेलकम करना पड़ेगा अपनी सोसाइटीज़ में। तो इसीलिए इट हेल्प्स अस लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस टू सॉल्व प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स लाइक सोशल इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटीज़ को अगर हमें हटाना है तो फिर से हमें अपना पास्ट को समझना होगा। प्रिजर्व एंड प्रमोट इंडियाज़ रिच कल्चर हेरिटेज। हमें हमारा जो रिच कल्चर है, दुनिया का सबसे डाइवर्स कल्चर है हमारा, उसे हमें ख़त्म नहीं होने देना है, हमें इसे प्रिजर्व करके रखना है, ताकि हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स भी उस चीज़ को जी सकें, हमारे फेस्टिवल्स को एंजॉय कर सकें, हमारे फूड को एंजॉय कर सकें। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो गई तो वो कभी भी एक ये जो कलरफुल लाइफ है इसको जी नहीं पाएंगे। इंस्पायर्स अस फ्रॉम द स्ट्रगल ऑफ from the freedom struggle and reforms to build values of justice, unity and secularism। तो फ्रीडम स्ट्रगल, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, उसमें जो हमारे वीर शहीद हुए हैं, हमारे जो फोर फादर्स हैं, उन्होंने जो शहादत दी है, उन्होंने किस वजह से दी है, वो क्या चेंजेस चाहते थे सोसाइटी में, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ये हिस्ट्री से पता चलेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, भगत सिंह क्या चाहते थे। दूसरे सेक्शन जैसे बी आर अम्बेडकर है, वो इक्वालिटी चाहते थे अनटचेबल्स के साथ, कि वो भी समाज का हिस्सा बने। तो वो सारी चीज़ें हमें भूलनी नहीं है, उनको वो हमें उनकी जो सपने थे उनको पूरा करना है। बिल्ड्स नेशनल कॉन्शियसनेस एंड रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो नेशनल कॉन्शियसनेस होना चाहिए, हम सब एक हैं, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। ये हमें हिस्ट्री सिखाती है और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम पॉलिटिकल साइंस की। इट इनेबल्स अस टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट। हमें जो हक मिला है फंडामेंटल राइट्स का, ये हमें पता होने चाहिए। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे अधिकार क्या हैं, तो हम उनके लिए लड़ेंगे कैसे?
मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हुआ, अगर आपको यही नहीं पता कि मेरे साथ क्या गलत हुआ है, तो आप उसके लिए लड़ेंगे कैसे? तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये जानें। हेल्प अस अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर ड्यूटीज एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो हमें सिर्फ राइट्स ही एंजॉय नहीं करने, बल्कि अपनी ड्यूटीज़ भी निभानी है देश के प्रति। हमें समझना होगा कि जो हमारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो साइंटिफिक अप्रोच है, जो फ्रीडम फाइटर हमें वैल्यू दे के गए हैं, उन सब का हमें रेस्पेक्ट करना होगा। एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ऑब्वियसली हम सबका अधिकार है और हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि हम इंडिया के पॉलिटिक्स को अच्छा बना सकें और बेहतर बना सकें और पीपल ओरिएंटेड बना सकें। हेल्प इन होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस। तो ये भी ध्यान रखना है कि सरकार जहाँ गलती करती है, हमें चुप नहीं रहना है, हमें सरकार तक वो बात पहुंचानी है कि जी आपने यहाँ पे गलती करी है, आप इसको सुधारिए। और कई बार सरकारें ऐसा करती हैं कि वो उस चीज़ को रोल बैक करती हैं। मान लीजिए कोई कानून आया जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लोगों ने अपनी बात सरकारों तक पहुंचाई है और उसके बाद वो रोल बैक किया गया है। तो ये, अगर आप सोशल साइंस में इस चीज़ को जानेंगे तो ही आप उस चीज़ को सरकारों तक पहुंचा सकते हैं। एनवायरनमेंट एंड लाइवलीहुड, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ और हम लगातार डिस्कस भी कर रहे हैं। पहले तो हमें फिज़िकल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट को समझने की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, यानी अर्थ और ह्यूमन एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारा जो भी खाना है, पानी है, हवा है, वो सब हमें उन्हीं से, प्रकृति से ही मिल रहा है। तो हमें उस रिलेशन को रेस्पेक्ट करने की और समझने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमें वो रिलेशन पता है तो हम उस रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए काम कर सकते हैं। गाइड्स अस इन प्लानिंग एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ एंड सेटलमेंट। तो यही है, अगर हमें वो रिलेशन पता है तो आप प्लान कर सकते हैं कि भाई कौन सी जगह एग्रीकल्चर के सूटेबल रहेगी, कौन सा जगह जो है वो ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, कहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ना लगाएं। वहाँ पे दूसरे तरीके की जो ग्रामीण उद्योग टाइप के जो छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं उनको लगाया जा सकता है। और जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ऐसी जगह पे लगाया जा सकता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं है। तो इस तरीके की प्लानिंग जो है वो हम तभी कर सकते हैं जब हम ज्योग्राफी समझते हों। मतलब अगर हम इंडिया की ज्योग्राफी को समझते हों। प्रमोट सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली रिसोर्सेज का जो सस्टेनेबल यूज़ है, ज्योग्राफी हमें उसे समझने में मदद करती है। एंड इट हेल्प्स इन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो जैसे कि कई एरियाज़ हैं जो डिज़ास्टर इफ़ेक्टेड हैं, वहाँ पर डिज़ास्टर लगातार आते रहते हैं। जैसे कि फ्लड है, बिहार में लगातार फ्लड आता रहता है। कई एरियाज़ हैं जहाँ पे लगातार भूकंप आने के चांस बने रहते हैं। तो ऐसे एरियाज़ की मैपिंग करने में भी ज्योग्राफी हमें बहुत हेल्प करती है। तो अगर ऐसे एरियाज़ की अगर मैपिंग हो जाएगी तो हम उस जगह को, वहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन मेजर्स ले सकते हैं, लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि इस सिचुएशन में ये चीज़ें होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि जो प्रॉपर्टी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सके। इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू बेटर पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग। ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक्स है उसका मकसद ही ये है कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं हमें उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है, सो दैट हम लोगों की जो पॉवर्टी है उसे दूर कर सकें और अनएम्प्लॉयमेंट को हटा सकें। तो इसीलिए हमें ये ध्यान देना है कि जो इंडस्ट्रीज़ हम लगाएं वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए कि जो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव हो, जहाँ पर लेबर की ज़्यादा ज़रूरत हो।
उससे क्या होगा, क्योंकि इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बिल्कुल टेक्नोलॉजी को एलिमिनेट कर देना चाहिए, मगर हाँ, हमें कुछ चीज़ों को उस तरीके से प्रमोट करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कॉटन इंडस्ट्री है, कुछ लोग अभी भी आपके ग्राम उद्योग, जो खादी ग्राम उद्योग, वहाँ पर वो खादी के कपड़े बना रहे हैं। हालांकि वो कपड़े थोड़े से महंगे हैं जो इंडस्ट्री से बनकर आते हैं, मगर वो लेबर इंटेंसिव है। कई लोग मिल के उनका प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर आप उन चीज़ों को ख़रीदते हैं तो आप कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं। तो इस तरीके की जो प्लानिंग है, इस तरीके की जो सोच है, वो पावर्टी एलिमिनेट करती है और अनएम्प्लॉयमेंट को हटाती है। प्रमोट्स इंक्लूसिव ग्रोथ एंड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, यानी एक रीजन को, ऐसा नहीं है कि एक रीजन बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, दूसरा रीजन बिल्कुल वैसा होता जा रहा है, नहीं। अगर वहाँ पर भी मान लीजिए पहाड़ों पर हम बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा सकते, मगर वहाँ पर हम टूरिज़्म जैसी चीज़ तो प्लान कर सकते हैं। हम वहाँ पे आयुर्वेद के छोटे छोटे, क्योंकि हमें पता है पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा जड़ी बूटी मिलती हैं, तो हम एटलीस्ट वहाँ पहाड़ों पे कुछ आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं जो मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर कर सके। तो ये प्लानिंग जो है ये इकोनॉमिक्स के नॉलेज से ही आती है। हेल्प इन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेस, ऑब्वियसली रिसोर्सेस का रिसोर्स एलोकेशन ही मेन मकसद है इकोनॉमिक्स का। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय इंक्रीजिंग इनकम, एजुकेशन, हेल्थ एंड ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड। ऑब्वियसली जब हमारे पॉवर्टी एलिमिनेट हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। यानी बच्चे जो हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ पाएंगे, अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। मान लीजिए कोई गरीब का बच्चा है, वो भी कंप्यूटर का नॉलेज ले पाएगा, वो भी एक बड़ा सपना देख पाएगा कि मुझे एक बड़े इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना है, उसके बाद बिजनेस करना है या जो भी करना है। तो एटलीस्ट इवन दे कैन ड्रीम ऑफ दीज बिगर थिंग्स, और दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ इम्प्रूव्ड। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी और इकोनॉमिक्स किस तरह से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, और इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में भी इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। जाने से पहले मैं आपको ये एक मैट्रिक्स दे के जा रहा हूँ, आप पॉज करके इसे देख सकते हैं। सो ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर कई सारे फ़ोटोज़ दिए गए हैं और उनके नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आपको ये बताना है कि विच इमेज डिस्क्राइब्स विच वैल्यू। तो जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट इमेज है, तो उस इमेज का कोड क्या होगा, उसे हम बोलेंगे A1। जो फर्स्ट इमेज है, ये वाली इमेज क्या होगी, A1। सिमिलरली ये वाली इमेज क्या होगी, B3। तो आप इस तरीके से इसकी कोडिंग कर सकते हैं, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। तो नेक्स्ट क्लास जब हम शुरू करेंगे तो हम इस मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे और आप लोग मेरे साथ अपने आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं। और एक चीज़, नेक्स्ट क्लास में भी हम फर्स्ट चैप्टर को ही डिस्कस करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर्स रह जाते हैं हमारे। तो हम लोग देखेंगे, मतलब हमने कवर तो ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया है, बट हमें ये भी देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें उन क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और कोशिश करेंगे एक फॉर्मेट बनाने की कि इन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। बहुत इजीली एक स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश करेंगे जिससे आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम जो चैप्टर 1 है हमारा, इसको पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। डोंट मिस योर नेक्स्ट क्लास। वहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कंपलसरी कर दिए हैं 80% से ज़्यादा।
तो हमें उन क्वेश्चंस को देखना होगा, समझना होगा, ताकि आप लोग उन्हें आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँ अपने एग्ज़ाम्स में, और आपको कोई एक्स्ट्रा रट्टा लगाने की ज़रूरत ना हो। जस्ट विद योर कॉमन सेंस यू शुड बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो हम अगले एपिसोड में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तब तक पढ़ते रहिए, दुनिया को जानते रहिए। नमस्कार।